नाम का, इतना पढ़े। आगे देखो, अगला लिखो साहित्य कारण, लिटरेरी कोजेस। साहित्य में ऐसा क्या हुआ होगा कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं, भाई क्रांति का मतलब क्या, अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं या पक्ष में, खिलाफ भावनाएं अंग्रेजों के। इसका मतलब साहित्य में कुछ ऐसा लिखा जा रहा है कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं। तो हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकें लिखी। कैसे पुस्तकें लिखी? और उन अंग्रेज विरोधी पुस्तकों के कारण हमारे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं आई। कैसी भावनाएं? देखो, हमारे विद्वानों ने, अवर स्कॉलर्स, हमारे विद्वानों ने, अवर स्कॉलर्स अंग्रेज विरोधी पुस्तकें लिखी थी, रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। अंग्रेज विरोधी पुस्तकें लिखी थी, रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। अंग्रेज विरोधी पुस्तकें लिखी थी, रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। जिससे जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म अमंग पब्लिक। जैसे जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म अमंग पब्लिक। जैसे जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म अमंग पब्लिक। जैसे कौन कौन राइटर वैसे, एक का भी नाम सुना हो तो आपने, बांकीदास, है ना, जोधपुर के एक बहुत बड़े राइटर थे। आगे जब जोधपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उनके बारे में और पढ़ेंगे। और उन्होंने उस टाइम एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। कौन सी बुक लिखी थी? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अंग्रेज हमारे मुल्क के ऊपर आ गए। अब ये बुक अंग्रेजों के फेवर में लग रही है, खिलाफ लग रही है? आपको खिलाफ लग रही है तो नाम लिख लो बुक का, बांकीदास जी लिख के लिख लो। एक राइटर का नाम और सुना होगा कभी आपने, सूर्यमल मिशन। और सूर्यमल मिशन ने उस समय एक रचना लिखी थी, वीर सतसई। कौन सी रचना थी? वीर सतसई। वीरता के 700 दोहे। कितने दोहे? 700 दोहे जिन किताबों में होते उन किताबों को बोलते थे सतसई। जैसे बिहारी जी ने 700 दोहे लिखे थे, इसलिए बुक का नाम है बिहारी सतसई। इन्होंने वीरता पे 700 दोहे लिखे, तो बुक का नाम क्या है? वीर सतसई। बांकीदास जी की बुक का नाम क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और सूर्यमल मिशन की बुक कौन सी है? वीर सतसई। ये कैसी किताब है? अंग्रेज विरोधी, अंग्रेजों के पक्ष की। और इन किताबों से राजस्थान की जनता में क्या हो रहा था? राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार। चलो अगला, अगला लिखो सैनिक कारण, मिलिट्री कॉजेस। सैनिक कारण। सैनिक क्यों नाराज थे? सैनिक इसलिए नाराज थे कि उनके साथ में नस्लीय भेदभाव हो रहा था। कैसा भेदभाव? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे वाला भेदभाव। कि अंग्रेज गोरे थे तो अंग्रेज जो सैनिक थे उनके रहने की जगह अलग होती, काले सैनिकों की रहने की जगह अलग होती। गोरे सैनिकों की तनख्वाह ज्यादा होती, काले सैनिकों की तनख्वाह कम होती। गोरे सैनिकों के प्रमोशन जल्दी होते, काले सैनिकों के प्रमोशन धीमे होते। तो दो चीजों को लेकर उनमें था कि एक तो हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे, एक हमें सैलरी कम मिल रही है। और किस बेस पे कम मिल रही है भाई? एक तो क्या होता है कि आप योग्य नहीं हो, आप योग्य नहीं हो तो आपकी सैलरी कम होगी। आप उतने ही योग्य हो
लेकिन इस वजह से आपकी सैलरी कम है क्योंकि आपका रंग काला है। इस वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा क्योंकि दूसरे वाला बंदा गोरा और उसका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। तो सैनिकों को लगता था यार फिर क्या मतलब, मतलब अंग्रेजों के लिए लड़ो, रिजो, मरो, पचो इनके लिए, और प्रमोशन तो होता ही नहीं। पूरी जिंदगी इनके लिए लड़ लेंगे तो भी कभी भी गोरे सैनिक के बराबर तो पहुंच ही नहीं पाए। देख लो, पद तथा वेतन को लेकर रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी, पद तथा वेतन को लेकर रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी, पद तथा वेतन को लेकर रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस के आधार पर है ना। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। भारतीय सैनिकों के साथ क्या करते थे? ये सब कारण थे कि राजा के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर था, उत्तराधिकार के मामलों में इंटरफेयर था, नई रियासतें बन गई, नई सेनाएं बन गई। इन सब का बोझ किस पे पड़ रहा था? जनता। सामंतों का विशेषाधिकार समाप्त हुए, उनकी सेनाएं समाप्त हुई, उनके कर समाप्त किए गए, लोग बेरोजगार हुए, तो ये भी जनता पे भार है। टैक्स बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं, व्यापारी आपके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जनता गरीब होती जा रही है। ऊपर से आपके सामाजिक रीति रिवाजों में इंटरफेयर है, आपके धर्म का क्या उड़ाया जा रहा है? मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी समय के अंदर कुछ विद्वान है वो इसी किताबें लिख रहे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। फौजी इस वजह से नाराज है क्योंकि उनके न तो प्रमोशन हो रहे हैं, न उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनके बराबर मिल रही है। ये सब कारण इकट्ठे थे, लोग अंदर से कहीं ना कहीं खदबदा रहे थे। इतने में अंग्रेज एक गलती कर गए, चर्बी वाले कारतूस। क्या गलती कर गए? कि वो ऐसी बंदूकें लेके आ गए जिन बंदूकों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। फौजी परेशान तो थे, चर्बी वाले कारतूसों ने उनको विद्रोह करने पर प्रोत्साहित कर दिया। लिख लो, तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। भाई ये कारण तो पहले भी थे, पहले क्रांति क्यों नहीं हुई? तो हम कहेंगे भाई ज्यादा बड़ा कारण उस टाइम एक तात्कालिक कारण ये हो गया था। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। तो अंग्रेज पहले एक बंदूक यूज में लेते थे, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था बंदूक का? इसकी जगह नई जो बंदूक लाए थे उसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था बंदूक का? और इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता था? चर्बी वाले कारतूस। किसका प्रयोग किया जाता था? ग्रीड कार्टिजेज का प्रयोग किया जाता था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता। लिखो देखे, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ किया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू यूज एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ किया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू यूज एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग प्रारंभ किया था, एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ किया था। स्टार्टेड टू यूज एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ किया था। स्टार्टेड टू यूज एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। एंड ग्रीड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। एंड ग्रीड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? चर्बी वाले कारतूसों का। किसमें? एनफील्ड राइफल, है ना। तो इस वजह से सैनिक विद्रोह कर गए। ठीक है। अपने यहां पे क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से। कहां से शुरू होती है? ये कारण हो गए। अब लिखो, अपने हेडिंग डालो, नसीराबाद।
देखो, मैं उस दिन कुछ मैंने बातें बताई थी, तब मैंने कहा था कि 10 मई को भारत में क्रांति शुरू होती है मेरठ से। कहां से शुरू होती है? राजस्थान में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अड्डा था वो था अजमेर। कौन सा था? तो अजमेर की सुरक्षा हमेशा जरूरी होती है। अजमेर में एक सेना रहती थी। अजमेर में अंग्रेजों की जो सेना थी वो थी पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी। पैदल सेना कौन सी टुकड़ी? बंगाल से आए हुए फौजी थे, बंगाल के फौजी थे वो। पैदल सेना को बोला करते थे नेटिव इन्फेंट्री। क्या बोलते पैदल सेना को? इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना ही होता है ना। तो बंगाल की पैदल सेना की कौन सी टुकड़ी थी वो? 15। कहां पर पोस्टिंग है उनकी? अजमेर। कहां पर है? अजमेर आने से थोड़े दिन पहले इनकी पोस्टिंग थी मेरठ। कहां थी इनकी पोस्टिंग? भारत में क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई? मेरठ। जब मेरठ में क्रांति हो गई तो किसी ने अंग्रेजों को कहा कि तुम्हारे अजमेर में जो सेना खड़ी है ये कौन सी है? तो कहते 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। ये पहले कहां थी? तो कहा मेरठ। क्रांति कहां हुई है? ये मेरठ। तो इसका मतलब इनको थोड़ी बहुत बात तो पता होगी ना क्रांति गिने से। कहा यार वहां से आए तो पता ही होगी। और यदि अजमेर में क्रांति कर गए तो सुपड़ा साफ कर देंगे भाई साहब 5 मिनट में। तो एक काम करो, इस सेना को यहां से हटाओ और कहीं ट्रांसफर करो। अजमेर तुम्हारा मुख्य अड्डा है। अजमेर में तुम्हारा एजीजी बैठता है, तुम्हारे चर्च है, तुम्हारे हॉस्पिटल है, तुम्हारे स्कूल है, सब कुछ तुम्हारे यहां पर यार। और यदि यहां पर कर दिया और लुगाई टाबरों को भी यदि गिरफ्तार कर लिया तो तुम तो गिर जाओगे। तो अंग्रेजों ने कहा बात सही। तो अंग्रेजों ने ये जो 15th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे इनको कहा गया तुम्हारा ट्रांसफर किया जाता है नसीराबाद। कहां किया जाता है? इन्होंने 2 सवाल उठाए। इनका एक तो नसीराबाद क्यों, और फिर दूसरा फौज में सिस्टम ये होता है कि एक छावनी के अंदर एक टुकड़ी खड़ी है, नई टुकड़ी आएगी तब ये टुकड़ी जाएगी। अब जब हम यहां खड़े नई टुकड़ी तो आई नहीं, तो हमें यहां से क्यों भेज रहे हो? अंग्रेजों का चिंता मत करो, हम ब्यावर से एक नई बटालियन बुला रहे हैं। कहां से बुला रहे हैं? ब्यावर में अपने यहाँ की राजस्थान की लोकल बटालियन थी, एक मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन थी? तो अगर ब्यावर से मेरवाड़ा बटालियन तो कहां पर आ जाएगी? अजमेर। और अजमेर वाली 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहां चली जाएगी? नसीराबाद चली जाएगी। और इन्होंने दूसरा कहा भाई क्यों भेज रहे हो हमें, ये रूटीन ट्रांसफर है। ब्यावर वाली यहां पर आएगी और तुम्हें कहां भेजा जाएगा? अजमेर, सॉरी नसीराबाद। तो ये अजमेर से चले गए नसीराबाद। और ये गए तो भी इनके मन में डाउट आया यार क्यों भेज रहे हैं अपने को, क्यों भेज रहे हैं। अंग्रेज एक गलती और कर गए। वहां जैसे ये पहुंचे वहां पर एक सेना और खड़ी थी। उस सेना का नाम था बॉम्बे लांसर्स। एक बॉम्बे की एक टुकड़ी खड़ी थी। क्या नाम है सेना का? बोलो देखिए। बॉम्बे लांसर्स यहां पर और खड़ी थी। इन बॉम्बे वालों को अंग्रेजों ने कहा कि तोपें भर के तैयार रखो। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डाउट था कि 15वीं वाले क्रांति करेंगे अपने खिलाफ, और यदि क्रांति करेंगे तो तैयारी तो होनी चाहिए। तो उन बॉम्बे वालों का तोपे वोपे भर के तैयार रखो। बॉम्बे वालों ने सोचा ठीक है रूटीन में कहीं ले जाते होंगे, तोपे भर के तैयार कर ली। 15वीं वाले जैसे ही नसीराबाद पहुंचे इनको कहा कि तुम हथियार जमा करा दो। तो उनका हथियार क्यों जमा कराए? ना ना ऐसे एक बार हथियार जमा करा दो, वापस दे देंगे तुम्हें। तो उनके मन में कीड़ा आया यार अपने को करे हथियार जमा करा दो, बॉम्बे वालों करे हथियार भर लो। अपने को कहा था तुम्हें अजमेर से कहां भेजेंगे? नसीराबाद। इसका मतलब अपने को मारेंगे। और जब बंदे को यह पता चलता है ना कि तू मरेगा तो बंदा चाहता है कि सामने वाले 5-7 लेके मरूं। तो उनको लगा जब अपने को मारेंगे तो इसे इनको मार के मरे। और ये वहां पे 28 मई को क्रांति कर देते। कब क्रांति कर देते? अंग्रेजों ने इनको कहा, बॉम्बे वालों का तोपे मार ले गया, उन्होंने कहा रहने दो खड़ी है। बॉम्बे वाले न्यूट्रल हो गए। बॉम्बे वालों ने इनके खिलाफ को ज्यादा बल प्रयोग किया नहीं। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से। कितनी मई को? कौन सी टुकड़ी करती है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था? क्या नाम है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रह जाएगा। नेटिव इन्फेंट्री को तो एनआई लिख लेना आपने। क्या लिखना है? समझ में आ जाएगा आपने। लिखो 28 मई को 28 मई 28 मई को 28 मई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एनआई लिख लेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने
क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट, क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट। एक कर्नल था, उसका नाम था न्यूबेरी, क्या नाम था? और एक कैप्टन साहब थे, उनका नाम था स्पोर्टिसवुड, क्या नाम था? इन दोनों को मार दिया गया था। देखो, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। तो इंग्लिश ऑफिसर वर मर्डर्ड, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। नाम लिख लो दोनों के, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड। क्या क्या नाम बोलो देखे? कैप्टन न्यूबेरी और कर्नल, सॉरी, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड। कोई पूछेगा आपसे कि कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड कौन सी छावनी में मार दिए गए थे? नसीराबाद छावनी। लिख लिया? नाम उतार ली? क्या क्या नाम बोलो देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड। अगली लाइन लिखो। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड, दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी, नाम लिख लो। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। क्या क्या नाम बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। ये क्या हो गए थे? घायल। कौन सी छावनी में? बाकी गोरे भागे यहां से, अफसर भागे। तो एक कर्नल साहब और थे, उनका नाम था पेनी। क्या नाम था? कर्नल साहब को रास्ते में पैनिक अटैक आ गया। तो कौन सा कर्नल हार्ट अटैक की वजह से मरा था? देख लो। कर्नल पेनी की हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। ये भागते हुए बेचारे का बीपी तेज हो गया इसका। कर्नल पेनी की हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। पैनिक अटैक से कौन मरा था? पेनी। घायल कौन कौन हुए थे? लॉक और हार्डी। मारे कौन गए थे? न्यूबेरी और स्पोर्टिसवुड। कर्नल पेनी की हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई थी। अब यहां ये कौन सी इन्फेंट्री है जो विद्रोह करती है बताओ? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर एक इन्फेंट्री और खड़ी थी, 30वीं। कौन सी खड़ी थी? अच्छा, कितनी तारीख को क्रांति करते हैं 15वीं वाले? 28 को क्रांति करने के बाद अंग्रेज भाग गए। इन्होंने 28, 29, 30 3 दिन तक छावनी लूटी। छावनी के सारे हथियार, छावनी के सारे रुपए पैसे लत्ते जितने मिले इनको, सब कुछ इकट्ठे किए। 30 तारीख को इन्होंने कहा अपने दिल्ली चलेंगे। कहां चलेंगे? क्योंकि अंग्रेजों का राज खत्म करके वापस राज किसका लेके आना है? बहादुर शाह जफर का। और बहादुर शाह जफर कहां रहता है? तो कहा जाके नाम तो लिखवाते हैं कि हम भी तेरे साथ में खड़े। तो जब ये दिल्ली जा रहे थे तब इन्होंने इनसे पूछा, कौन सी इन्फेंट्री से? ये वहीं पर नसीराबाद में चुपचाप ही खड़ी है। इनसे पूछा भाई तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? और 30वीं वालों ने कहा कि हम तो वेट ही कर रहे थे, 30 तारीख का वेट कर रहे थे, आज 30 तारीख है, आज लड़ लेंगे। तो एक और छावनी की टुकड़ी जो थी वो क्रांति में शामिल हो गई। वो कौन सी थी? देखो, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, सोल्जर्स ऑफ 30th NI। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, सोल्जर्स ऑफ 30th NI। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए, ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। भी क्रांति में शामिल हो गए, ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली।
तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इधर मार्च किया सबने, दिल्ली। ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद। कौन सी इन्फेंट्री करती है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह की शुरुआत करती है। कौन कौन से दो अफसर मार देती है? न्यूबेरी और स्पॉटिसफुट। कौन कौन से दो घायल होते हैं? लॉक और हार्डी। किसको पैनिक अटैक आ जाता है? कौन सी इन्फेंट्री साथ देती है? और सारे यहां से कहां चले जाते हैं? अगली छावनी लिखो, नीमच। नसीराबाद में क्रांति कितनी तारीख को हुई? ये बातें नीमच पता चली कि नसीराबाद में क्रांति हो गई। नीमच में अंग्रेजों का एक ऑफिसर है, उसका नाम है कर्नल एबोट। क्या नाम है? 2 जून की बात है। कब की बात है? कर्नल एबोट अपने जीते इंडियन सोल्जर थे, उनको कहता लो बाहर आओ सर। सारे सोल्जर बाहर आए और कहा सब कसम खाओ कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति नहीं करेंगे। और अपने सारे फौजियों ने सौगंध खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ। अंग्रेज तनख्वाह देते, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति क्यों करेंगे? हम भाई साहब कोई क्रांति नहीं करें। उन सैनिकों में एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? कौन सी छावनी का फौजी है? नीमच छावनी का। कस्में कौन खिलवा रहा है? कौन सा अंग्रेज अफसर? और एक फौजी अपना कौन है वहां पर? ये जब वहां कस्में खा रहे थे, ये लाइन तोड़ के बाहर निकला और इसने कहा भाई साहब कस्में वादे प्यार वफा सब कुछ ही लेना देना नहीं है इनके अंदर, और मैं ऐसी कोई कसम नहीं खाऊंगा। कर्नल एबोट ने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा कसमें तो आपने भी खाई थी। जब अंग्रेजों ने राजाओं के साथ संधियां की थी तब कहा था कि आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आपने क्या किया? अभी थोड़े दिन पहले हमारे लखनऊ के राजा को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? ये यूपी का फौजी था, लखनऊ में नवाब हुआ करता, उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? और अंग्रेज वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज देते। हालांकि वाजिद अली शाह दाब के बेलखना था, गिरफ्तार करना ही था उसको। वाजिद अली शाह इतना बेलखना था, देख लो कि जब लखनऊ में वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो पूरा लखनऊ खाली हो गया, लोग भाग गए डर के मारे, भाई अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं। जब अंग्रेज लखनऊ के किले के अंदर पहुंचे तो वाजिद अली शाह अकेला सिंहासन पर बैठा था। तो अंग्रेजों ने पूछा कि वाजिद अली शाह जब सारे भागे तो तू भी भाग सकता था, तू भागा क्यों नहीं? उसने कहा मेरे जूते के फीते बांधने के लिए कोई नौकर नहीं था। अंग्रेजों ने कहा फीते तो हम टाइट कर देंगे तेरे, हमारे साथ आ जा। तो जिस आदमी से जूते के फीते ना बंध रहे हो वो राजा बना हुआ था। पर कैसा भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा हमारा राजा था यार, हमारे राजा को तुमने पकड़ के कलकत्ता बंद कर दिया, तो जब तुम्हारे कस्में लागू नहीं होती तो मेरे ऊपर भी कोई भी कसम लागू। तो कोई पूछेगा कि नीमच की छावनी में हमारे कौन से एक फौजी ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया? कौन से अफसर के सामने? देखो देखो, कर्नल एबोट के सामने, बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने, बिफोर कर्नल एबोट, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। कौन से फौजी ने?
अंडरलाइन करो मोहम्मद अली बेग के क्वेश्चन पूछेंगे। जो मोहम्मद अली बेग कौन सी छावनी का फौजी था? नहीं लिखा? लिख लिया तूने पूरा? कहां तक लिख लिया मुझे बता। है भाई इतना ही है तो खत्म होगी लाइन। कौन से सैनिक ने प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया? कौन से अफसर के सामने? कौन सी छावनी में? ये सब कितनी जून की बात है? 2 जून को सारे भारतीय फौजी सौगन खाते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति 3 जून को क्रांति कर देते हैं। कब क्रांति करते हैं? 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लिखो 3 जून को 3 जून 3 जून को 3 जून हीरा सिंह के नेतृत्व में अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह हीरा सिंह के नेतृत्व में अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह सैनिकों ने क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड। सैनिकों ने क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड। तो नीमच की छावनी में क्रांति कितने जून को होती है? 3 जून। किसके नेतृत्व में? सोग ने कब खाई थी इन्होंने? अंग्रेजों ने कहा रात रात में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए तुम्हारे, ऐसे कैसे कर सकते हो? रात तुमने कस्में खाई थी, फिर कस्मों को तुम्हारे लिए कोई लेना देना नहीं। अपने वालों का हमने ऐसे कर लिया था, ऐसे छोटे टाबर थे तो ऐसे करते थे ना कि सौगन सौगन खा ले, सौगन कैसे कर लिया, आप सौगन लगेगी नहीं। या मुझे वो याद आता है छोटी क्लासों में बोलते कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। प्रतिज्ञा करते थे ना ऐसी। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं। एक दिन को सीनियर ने बुलाया, उसने कहा इधर आ रहे, क्या बोलते हो तुम प्रतिज्ञा में? तो सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। सभी? वो कहा हाँ भैया। तो ब्याह किससे करेगा? मरा दिया, ये तो सोचा ही नहीं था। तो भैया क्या करना पड़ता है? उसने कहा तुम्हें लाइन बोला ही मत कर। वो कई बार सर पास में खड़े रहते हैं, मार देंगे उठा के। तो कहा फिर एक काम कर, जब ये तू बोले सभी भारतीय मेरे भाई बहन, तो मन ही मन का अगर एक को छोड़ के तो लागू हो जाएगा तेरा। मैं कई बार सोचता हूँ कितने बोले थे यार। तो वैसे वैसे अपने हीरा सिंह कर गए होंगे कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति तो करेंगे, पर उस टाइम कहा था कि नहीं करेंगे। कितनी जून को क्रांति होती है? नीमच। नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये नीमच से आते हैं चित्तौड़। कहां पर आते हैं? चित्तौड़ से ये लोग आते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में अपने एक रियासत हुआ करती, उस रियासत का नाम था शाहपुरा। कौन सी थी? राजस्थान की सबसे छोटी कोई रियासत थी, तो रियासत कौन सी थी? और उस समय जो शाहपुरा के राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? और जब नीमच वाले विद्रोही, भाई पहले सैनिक थे, विद्रोह कर दिया था, अब क्या बोलेंगे इनको? विद्रोही। नीमच वाले विद्रोही कहां पहुंचे? शाहपुरा। तो लक्ष्मण सिंह ने इनका स्वागत किया और उनका विद्रोहियों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ। तो कहां के राजा ने किसका स्वागत किया? नीमच के विद्रोही। राजा का नाम क्या है? देखो, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया, सपोर्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों का समर्थन किया, सपोर्टेड रिबेल्स। नीमच से कहा है ये लोग? चित्तौड़। चित्तौड़ से कहा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी रियासत है? शाहपुरा। शाहपुरा का राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह। इसने क्या किया? समर्थन किया, सहायता दी उनको। भीलवाड़ा से घुसते हैं टोंक। कहां पर आते हैं? टोंक में अंग्रेजों की ऑलरेडी एक छावनी है, देवली। कौन सी है? और देवली वाले फौजियों को पता चला कि अपने भाई आ रहे हैं, और देवली में अंग्रेजों की एक बटालियन खड़ी। उस बटालियन का नाम है महिदपुर बटालियन। कौन सी बटालियन थी? कौन सी बटालियन है? और भाई साहब महिदपुर बटालियन एकदम तैयार हो रखी, और महिदपुर बटालियन कह रही है कि हाँ भाई हम तैयार खड़े हैं। और जैसे ये नीमच वाले फौजी पहुंचे, महिदपुर बटालियन भी इनके साथ क्रांति में शामिल हो गई। तो देवली छावनी की कौन सी बटालियन क्रांति में शामिल होती है? किसके साथ मिल जाती है? नीमच वाला। देखो, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन
महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, महिदपुर छावनी की देवली बटालियन, अरे उल्टा बोल गया, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट क्रांति में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट, क्रांति में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट, क्रांति में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इधर मार्च किया सबने दिल्ली। दिल्ली क्यों जाते थे? क्योंकि वापस राज तो किसका आएगा? मुगल बादशाह का। मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। वो कहां रहता है? दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। वापस सुन लो, कितने जून को क्रांति होती है? 3 जून। किसके नेतृत्व में? शाहपुरा का कौन सा राजा? देवली छावनी की कौन सी बटालियन? ये सब उनका साथ देते हैं। अब जब नीमच में क्रांति होती है तो नीमच की छावनी से 40 अंग्रेज भागते हैं। कितने अंग्रेज भागते हैं? तो महिलाएं बच्चे थे ये भागे वहां से। वही नीमच से भागेंगे आगे अपने राजस्थान का चित्तौड़ आएगा। चित्तौड़ में अपने गांव था, उस गांव का नाम था डुंगला। कौन सा गांव था? इस डुंगला गांव में किसान के पास शरण लेते हैं। उस किसान का नाम है रुगाराम जी। क्या नाम है? रुगाराम जी नाम के किसान है। इनके पास आगे शरण ली। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब लड़ाई अंग्रेजों के साथ है, महिलाओं बच्चों से लड़ाई थोड़ी है, बिठा लिया, बैठ जाओ यहाँ पे। मैंने बताया हर रियासत में अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता। नीमच के पास में रियासत पड़ती है मेवाड़। कौन सी है? और जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था सोवर्स। क्या नाम था? और सोवर्स को यह बात पता चली कि भाई अपने अंग्रेज वहां से 40 भागे और भाग के कौन से गांव में रुके हुए? डुंगला। डुंगला कहां पड़ता है? चित्तौड़। कौन से किसान के पास? सोवर्स वहां गया, उसने रुगाराम जी को कहा थैंक्स, इन 40 अंग्रेजों को रेस्क्यू किया, वहां से निकाला और इनको मेवाड़ की राजधानी लेके आया। मेवाड़ की राजधानी कौन सी होती है? उदयपुर। और उदयपुर में उस समय जो महाराणा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? कौन से सिक्के चलाए स्वरूप सिंह ने? स्वरूप शाही। कौन से सिक्के? और महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको एक महल के अंदर रखा था, इन 40 अंग्रेजों को, जग मंदिर। कौन से महल में? उदयपुर के अंदर एक झील है पिछोला, उस पिछोला झील में एक महल बना हुआ, उस महल का नाम क्या है? इस महल में इन 40 अंग्रेजों को रखा गया। तो कोई पूछेगा कि इन 40 अंग्रेजों को उदयपुर के कौन से महल में रखा गया था? कौन से महाराणा द्वारा? इनको वहां से निकाल के कौन लाया था? कहां लेके आया था? कितने अंग्रेज भागे थे? कौन से गांव में रुके? कौन से किसान के पास? कौन निकाल के लाता है? कहां लाता है? कौन से महाराणा? कौन से महल में रखते? 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from नीमच कैंटोनमेंट। लाइन चेंज करके लिखो। डुंगला नामक गांव में, चित्तौड़ में गांव भाई है ना, एट विलेज नेम्ड डुंगला। डुंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डुंगला। डुंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डुंगला। रुगाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुगाराम, रुगाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुगाराम, रुगाराम नामक किसान ने, फार्मर नेम्ड रुगाराम, इन्हें शरण दी थी। गिव शेल्टर देम। इन्हें शरण दी थी। गिव शेल्टर देम। कौन शरण देता है इनको? रुगाराम। कौन से गांव में? लाइन चेंज करके लिखो। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। पीए लिख लेना। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। इन्हें उदयपुर लेकर गया। ब्रॉड देम टू उदयपुर। इन्हें उदयपुर लेकर गया। ब्रॉड देम टू उदयपुर। इन्हें उदयपुर लेकर गया।